मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। पूरा लाल लाल टी शर्ट पहना है गोलू कुमार, क्या बात है। हाँ, शनिवार है, काला पहनने था, खैर हम नहीं पहने हैं काला, लेकिन मंगलवार है। अरे भाई, इसीलिए ना लाल लाल पहना है। आज शनिवार है इसीलिए लाल लाल पहना है। देखा मेरा गलतियां तुम लोग कितना जल्दी पकड़ ले रहा है। क्यों, शनिवार है, अपना हो गलती पे ध्यान दो थोड़ा, समझ गया ना। पढ़ाई लिखाई करो, खेलेगा। चलिए देखिए, मतलब टीचर का गलती हो जाए लेकिन तुरंत पकड़ लेगा कि ओ हो मास्टर गलती बोल दिया है। अब अपने गलती होगा तो कुछ ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। पिछला क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया कौन था? महात्मा गांधी जी। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बात आपको बता देते हैं, पिछला क्लास में नहीं बताए थे। जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो उसके जांच के लिए बाद में एक ठो कमिटी बनाया गया था। उस कमिटी का नाम था हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। एक नंबर में सवाल आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा कमिटी बनाया गया था? तो हंटर कमीशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विथ द मूवमेंट। मतलब कि इस मूवमेंट का अलग अलग विचारधारा। समझ गए? आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग ग्रुप्स के लोग पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। गांधी जी के कहने पे अलग अलग धर्म समुदाय और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग पार्टिसिपेट किए थे ना। सबको चाहिए था स्वराज। स्वराज का मतलब है एक तरह से समझ लीजिए तो आजादी। लेकिन अलग अलग ग्रुप्स के लिए इस स्वराज का मतलब अलग अलग था। समझ गए? किसानों के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था। जो बागान में मजदूर काम करते थे उनके लिए स्वराज का मतलब कुछ और था। आदिवासियों के लिए, है ना, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, उनके लिए आजादी का मतलब कुछ और था। क्या मतलब था? तो इस चैप्टर में हम वही बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? मूवमेंट इन टाउन्स, मतलब कि शहरों में आंदोलन किस तरीके का था, है ना, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहर में किस तरीके से चला और गांव में किस तरीके से चला, इसी पे हम बात करेंगे बाबू। तो पहले हम जानते हैं शहर में कैसे चला। तो देखिए, आपको पता है कि शुरू शुरू में इस आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? सब तो मिडिल क्लास था। कौन था? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास जो शहरों में रहते थे उन्होंने ही इस आंदोलन को क्या किया? आगे बढ़ाया। इस मूवमेंट के तहत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत कहा गया कि जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो स्कूल से रिजाइन मार दीजिए। ठीक है। और स्टूडेंट्स को कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो स्कूल है उसमें तुम लोग नाम उम कटा के चुपचाप घरे आ जाओ। उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाना है तुम लोग को। समझ गए? वकील से कहा गया कि आप लोग मुकदमा लड़ना बंद कीजिए। मुकदमा मत लड़िए लोग का, है ना। नाई लोगों को भी कहा गया, जैसे कि हम पिछला क्लास में कह दिए थे, इन लोग को भी कहा गया कि तुम लोग इसको बाल उल मत काटो इन लोग का। समझ गए? सब लोग बाइकआउट कर रहे थे अंग्रेजों का। एक काउंसिल इलेक्शन होने वाला था। समझ गए? क्या होने वाला था? काउंसिल का इलेक्शन होने वाला था। इस काउंसिल इलेक्शन को भी बाइकआउट किया गया। बाइकआउट मतलब बहिष्कार किया गया कि नहीं, इलेक्शन नहीं होगा, हम लोग को पूरा आजादी चाहिए, हम अंग्रेजों का दिया हुआ कुछ नहीं लेंगे। लेकिन मद्रास में जो एक पार्टी था जिसका नाम था क्या? जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जो है ना, ये काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। एक्सेप्शन आ गया ना, सवाल बन सकता है कि नहीं यहां से कि मद्रास का जस्टिस पार्टी इस काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो जस्टिस पार्टी बनाई गई थी ये नन ब्राह्मण्स के द्वारा बनाई गई थी। नन ब्राह्मण्स जो लोग होते थे इनको समाज में थोड़ा सा दबाया गया है। तो ये लोग चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन के जरिए जीत के और काउंसिल के असेंबली में बैठेंगे और अपनी बात को रखेंगे, हम भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जितना जितना भी वैल्यू ब्राह्मण्स को मिला समाज में उतना वैल्यू नॉन ब्राह्मण्स को क्यों नहीं? इसीलिए जो नॉन ब्राह्मण्स द्वारा बनाया गया जस्टिस पार्टी था, इसके लोग काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि काउंसिल का इलेक्शन हो और इस इलेक्शन में हम जीत के और अपना पक्ष रख सके सरकार के सामने। यहां तक समझ गए? अब ध्यान दीजिए,
कि इस मूवमेंट के दौरान जितना भी विदेशी सामान था सबका बाइकआउट किया गया। शराब के दुकान के आगे पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब विरोध का एगो ऐसा जरिया है पिकेटिंग, मतलब जा करके दरवाजे जा करके रोक दो कि अंदर नहीं घुसने देंगे। और ज्यादातर इस शराब के दुकान के बाहर हुआ कि अंग्रेजी शराब कोई नहीं खरीदेगा, जाके दरवाजे घेर लिया कि आएगा अंदर, आओ रोक दे ही और सामने ही से, समझ गया, मतलब सामने ही से रोक दिया दरवाजा कि नहीं, इसी को बोला था पिकेटिंग। ठीक है। विदेशी कपड़ा को जलाया गया सड़क पे, रास्ते में होलिका जला दिया गया विदेशी कपड़ा का। होलिका तो सब बढ़िया से जानते करते हो गए। अच्छा, विदेशी कपड़ा का डिमांड एकदम घट गया, समझ गए, मतलब 1921 से लेके मात्र एक साल 1922 तक जो फॉरेन क्लोथ्स थे ना, विदेशी कपड़ा था ना, उसका इंपोर्ट एकदम घट करके एकदम आधा हो गया, आधा, समझ गए, मतलब कि 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़ पे आ गया, समझ गए। बहुत सारा व्यापारी जो था वो विदेशी चीजों का व्यापार करना बंद कर दिया, विदेश के चीजों में अपना पैसा लगाना हटा दिया कि भाई विदेश के चीज में पैसा लगाएंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। और जब विदेशी कपड़ा का इंपोर्ट कम होने लगा तो लोग भारत का कपड़ा ही सब यूज करने लगा, भारत का खादी या भारत में बना हुआ। तो जब भारत का कपड़ा लोग यूज करने लगे ना बाबू, इससे फायदा हुआ कि जो भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था इसका हालात कुछ क्या होने लगा, अच्छा होने लगा, है ना। और जो हैंडीक्राफ्ट का जो इंडस्ट्री था उस सब भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहां ही हो गया ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे बाबू समय बीतता गया ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन इसलिए हो गया, जैसे हमको एक बात बताइए, आपको आदत है डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने का, हम कहे ना कि ये से डेयरी मिल्क चॉकलेट तुम लोग मत खाओ यार, ये सब दूसर जगह का है, भारत में बनाया गया चॉकलेट खाओ। अब पता चला कि वही चॉकलेटवा जो डेयरी मिल्क का 5 रुपए का खरीद रहे हैं, भारत का उतना ही बड़ा चॉकलेटवा 15 रुपए का मिल रहा है। खाइएगा, बहुत खाइएगा तो एक दिन 2 दिन, फिर आपके मन में लगा कि यार डेयरी मिल्क भी ठीक था। तो शहर में यह आंदोलन धीरे इसलिए पड़ने लगा क्योंकि हम विदेशी कपड़ा को जला दिए, हमको नहीं पहनना है विदेशी कपड़ा, लेकिन खादी का कपड़ा खरीद रहे हैं तो भाई खादी का कपड़ा बहुत महंगा है, खादी का कपड़ा बहुत महंगा है, हर व्यक्ति इसको खरीद नहीं पाएगा, गरीब व्यक्ति इसको एफोर्ड नहीं कर पा रहा था। विदेशी कपड़ा सस्ता दाम में मिल जा रहा था, एक से चमचमौआ रंगीन कपड़ा गरीब से गरीब खरीद पा रहा था उसको। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो उसका जो एक विकल्प, एक ऑप्शन छोड़िएगा ना, कि नहीं छोड़िएगा। यही हुआ हमारे यहां, लोग स्कूल जाना बंद कर दिया, वकील वकालत करना छोड़ दिया। अरे भाई तो बच्चा पढ़िए नहीं रहा है घरे बैठ के, वकालत से जो पैसा आ रहा था वो इनकम होइए नहीं रहा है, तो घरे बैठ के कितना दिन तक यार कुर्सी तोड़ेगा सब। तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, भारतीय चीज जो है ठीक है, हम मानते हैं कि हम भारतीय चीज को उपयोग करेंगे, लेकिन ऑप्शन में होना तो चाहिए। और जो हमारे यहाँ का प्रोसेस था शुरू से धीमा था, लोगों को बहुत दिक्कत आने लगा, बच्चा लोग का पढ़ाई में दिक्कत आने लगा, वकील सबका लगा कि हम बैठे बैठे सब भुला जाएंगे, पैसा इनकम आइए नहीं रहा है। धोबी को लगा कि भाई अब हम कपड़े नहीं धोएंगे अंग्रेजों का तो कैसे होगा हमारा, क्योंकि भारतीय लोग लगता है कि उस समय धोबी से कपड़ा धोवाता होगा, जो अमीर अमीर होता होगा वही सब। उस समय अमीरे कितना था, ज्यादातर तो गरीबे गांव देहात का लोग था, नदी पर गया उन्हें इसे खोला और रगड़ दिया साबुन उबुन में, धो दिया, वही पहनियो लिया, समझ लो, वही खोल के नहाया और रगड़ के वो पहनिए लिया। तो गरीबी था ना भाई, आज भी गरीबी है देश में बहुत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहर में, सिटीज में ये मूवमेंट धीरे क्यों पड़ गया, तो उसका आप बता सकते हैं ना कारण है। हाँ, तो शहर वाला तो समझ में आ गया कि भाई शहर का में आंदोलन कैसे हुआ, धीरे धीरे शहर का आंदोलन पड़ गया धीमा। कैसे पड़ा तो हम बता दिए, खादी का कपड़ा महंगा था, लोग घरे बैठ रहे थे, इनकम नहीं हो रहा था, और स्टूडेंट जो है घरे बैठ करके बदमाशी कर रहा था, मैंने बहुत तरह का कारण है, समझ गया ना। नहीं होता है, ज्यादा दिन छुट्टी मिल जाता है तो मम्मी लोग भी सब टेंशन में आए थे कि रह जल्दी स्कूलिया खुलियो नहीं रहा है कि लड़कन जाए, सब दिन भर परेशान करेगा, कभी उधर गिरा देगा, कभी उधर छीट देगा, कुछ हो, है ना। और जब स्कूल खुलता है ना तो माता लोग भी कहती हो अब ठीक है, अब 6-8 घंटा कम से कम स्कूल में रहेगा, समझ गए। तो ये वाला टॉपिक समझ गया ना। अब गाँव में चलते हैं, ठीक है, मैंने गाँव में सही में नहीं जाना है, इस टॉपिक में जाना है।
ठीक है, चलिए देखिए अब जानते हैं रेबेलियन इन कंट्री साइड, मतलब शहर को छोड़ के देश के बाकी हिस्सों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चल रहा था, समझ गए। तो देखिए इसको समझिए, क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहर से धीरे धीरे अब गांव में भी फैल गया, समझ गए। और गांव देहात के एरिया में जगह जगह पे कुछ किसान आंदोलन हो रहे थे जो फार्मर्स कर रहे थे, कहीं कहीं पे आदिवासी लोग जो थे, ट्राइबल पीपुल, ये लोग भी कहीं कहीं पे क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये सारे मूवमेंट्स जो हैं असहयोग आंदोलन में क्या हो गए, समा गए। ये सारे मूवमेंट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हो गए, समा गए, समझ गए। तो इसी क्रम में या इसी समय अवध जो अभी का लखनऊ वाला इलाका है, अवध में एगो बाबा थे जिनका नाम था रामचंद्र, ठीक है, क्या नाम था, रामचंद्र। ये रामचंद्र बाबा जो थे ये किसान का लीडरशिप कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, कहां से, अवध से। कहां से, अवध से। बाबा रामचंद्र जो थे ना, ये पहले गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब ये होता है कि पहले देखिए यहाँ के जो लोग थे ना, इनको ना ले जाया जाता था दूसरे देश, कहे लगी मजदूरी करावे, खेती का काम करावे, जैसे कि फिजी हो गया, वेस्ट इंडीज, ये सब तरफ ले जाया जाता था। तो जब इनको ले जाया जाता था ना, तो एक ठोस कागज पे साइन कराना पड़ता था। वो कागजवा को सभी सब गिरमिट गिरमिट कहता था, समझ गए। तो जब साइन करके लोग जा रहे थे तो इन्हीं को बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, या सिंपल आप कह सकते हैं कि अ लेबर। बाबा रामचंद्र देव वॉज अ लेबर। बाबा रामचंद्र जो थे, इनका आंदोलन जानते हैं किसके खिलाफ था, बड़े बड़े जमींदार के खिलाफ था, लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ था। क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, किसानों से भारी मात्रा में टैक्स वसूल रहे थे, और ये बात इनको पसंद नहीं थी। कोई को नहीं पसंद आएगा, किसान मेहनत से खेत में काम कर रहा है, वो कैसे मनमाना टैक्स लेगा। इसी बात का खिलाफ थे कौन, बाबा रामचंद्र। किसानों को बेगारी करना पड़ता था। बेगारी का मतलब है बिना पैसा दिए अब मजदूरी करवैले हैं, इसको बेगारी कहा जाता था, बेगर। इसके बाद जमींदार सब किसान को पट्टा पे जमीन दे देता था कि तुम ही जमीन रख लो, खेती करो, आधा अनाज तुम रख लेना, आधा हमको दे देना। लेकिन जब मन करता था जमींदार सबको किसान को पट्टा पर से हटा देता था कि तरह से खेत छीन ले रहा, काहे। जमींदार सोचता था कि ज्यादा दिन तक अगर इसको जमीन दे देंगे ना, तो कल के कहेगा कि जमीन का मालिक हम है, समझ गए। फिल्म देखा है ना हेरा फेरी, कि मेरे को तो तेरे से भाड़ा लेने का मन भी नहीं किया रे बाबा, लेकिन अगर मैं भाड़ा तुझसे नहीं लूंगा तो तू कल को सोचेगा कि ये घर का मालिक तू है, समझ गए। तो जमींदार सब यही सोचता था कि ज्यादा दिन तक इन मजदूरों को जमीन पर रख देंगे तो कल कोई जमीन का मालिक यही बन जाएगा तब, है ना। तो किसानों का मांग था कि जमींदार जो है, जो हमारा टैक्स है, इसको क्या करे, कम करे। क्या करे, कम करे। बेगारी जो है, बेगारी करवा रहे हो फ्री में, इसको खत्म करो, समझ गए। हाँ, मतलब जमींदारों का पूरा तरीके से बाइकआउट किया गया किसानों के द्वारा। बहुत सारे जगह पे नाई धोबी बंद किया गया। क्या मतलब था नाई धोबी बंद का बाबू, तो कहा गया कि जमींदार के कोई बाल काटे नहीं जाएगा और जमींदार का कपड़ा धोए कोई नहीं जाएगा। और जमींदारों तो सेठ नियन बैठल रहता था, समझ गए। घर वाला उसका पता नहीं करती होगी सबकी, नहीं करती होगी काम, कोई ठीक है। तो ये सब जो है नाई से बाल कटवाता था, धोबी कपड़ा धो देता था। ये लोग बोला ना कि ना, ये सबको ना कुछ नहीं करो, समझ गए। अपने भालू जैसे बाल बढ़ जाएगा तो इन्होंने घूमेगा, समझ गए। गंदा कपड़ा पहना गया, जो भी चीज था, मतलब इन लोगों का पूरा बाइकआउट किया गया। कहा गया कि नाई धोबी लोग भी इनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। जून 1920 में भाई जवाहरलाल नेहरू इस गांव का दौरा किए, अवध के गांव का दौरा किए। कौन, जवाहरलाल नेहरू 1920 में, 1920 में। और उन्होंने किसानों से हालचाल जानने का कोशिश किया, वो किसानों से बातचीत किए, किसानों से मिले, है ना। उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बड़ा दयनीय स्थिति है, समझ गए। तो फिर जो है अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू के मदद से जो बाबा रामचंद्र थे ना, बाबा रामचंद्र, इन्होंने बाबू अवध किसान सभा का गठन किया, समझ गया। देखो जी, अवध किसान सभा, हालांकि आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अवध ऐसे भी लिख सकते हैं। अवध किसान सभा का गठन, ये डेट याद रख लीजिए, कौन किया ये याद कर लीजिए, किनका हेल्प से किया गया, जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। धीरे धीरे ये संस्था बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, अवध किसान सभा। धीरे धीरे इसका 300 से ज्यादा ब्रांच खुल गया आसपास, जो किसानों के लिए काम कर रहा था। तो ध्यान से, धीरे धीरे ये अवध किसान सभा बहुत फेमस हो गया देश भर में, समझ गए। तो कांग्रेस चाहती थी कि अवध के किसानों के स्ट्रगल को क्यों ना हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रगल से जोड़ दें। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, धीरे धीरे ना अवध किसान सभा के जो भी किसान थे ना, इन लोग का जो स्ट्रगल का तरीका था, संघर्ष का तरीका था ना, एकदम बदल गया। ये लोग जमींदार के घर पे जाके तोड़फोड़ कर देता था, हमला कर दिया, गोदाम लूट लिया, बाजार लूट लिया। मतलब जानते हैं वायलेंट टाइप का हो गया इन लोगों का संघर्ष। कांग्रेस इससे खुश नहीं था, क्योंकि कांग्रेस क्या बोला था, महात्मा गांधी क्या बोले थे कि हम नॉन वायलेंस से ही इस मूवमेंट को चलाएंगे, इस आंदोलन को चलाएंगे। लेकिन पता चला कि यार वो सब तो जाके बाजारें लूट ले रहा है, तो जमींदार के गाड़ी में कुछ कर दे रहा है, तो घर जाके उन्हें तोड़ फोड़ दे रहा है। जबकि बहुत सारे नेता समझा रहे थे इन अवध किसान सभा के लोगों को, किसानों को, कि गांधी जी बोले हैं कि जो है ना लगान खत्म कर दिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स एकदम खत्म कर दिया जाएगा, जमीन जो है किसानों में बांट दी जाएगी। लेकिन सुने तब ना, बोला कि बैठ पहले मारो जमींदारों को, बहुत परेशान किया है। समझ ना बात। तो यही चीज था उस समय। तो किसानों का तो आप लोग संघर्ष देखिए लिए। अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, हाँ आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स था। आपको कौन हिल्स, इस पे बहुत सारा ट्राइब्स रहता था, है ना। इन लोगों का आंदोलन कैसा था, वायलेंट था। मतलब कि गोरेला तरह का ये लोग युद्ध करता था, समझ गए। मतलब कि गोरेला आंदोलन कह सकते हो आप। गोरिल्ला जानते हो, गोरिल्ला देखा है, गोरिल्ला आंदोलन अभी कैसा होता था समझिए। ये लोग देखिए, गोरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि जो भी ये लोग ज्यादातर आदिवासी लोग ही करता है ना। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, ये गोरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर थे। इसमें होता क्या है कि गोरिल्ला युद्ध में जो गोरिल्ला युद्ध करता है, इसका सेना का टुकड़ी छोटा रहता है। किसी बड़ा सेना कोई लोग मारता पीटता है, वो भी कैसे, चुपचाप घात लगा के बैठा रहेगा, छुपल रहेगा पेड़ पर चाहे पहाड़ में। और देखा कि आ रहा है ना, एक के बार वहां से कूदेगा, रस्सी उसी बांध के और कूदेगा, ऐसा पकड़ेगा मुड़ी, काटेगा गर्दन और फिर से छुप जाएगा। घात लगा के बैठ के मारना, इसी को बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध नीति। तो जंगल का जो लोग था ना, वो लोग भी इस आंदोलन में आ गया, क्योंकि सुना कि गांधी जी वो आंदोलन कर रहे हैं। ये सब जो है वायलेंट टाइप का आंदोलन कर रहा था। कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। जानते हैं इस क्या कर रहा था, क्यों किया आखिर लोग आंदोलन गुडेम पहाड़ी में क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। इसका कारण था, जानते हैं, अंग्रेज सब का किया ना, आदिवासी को ना जंगल में घुसने से मना कर दिया। अरे बकलोल, ये बताइए कि जंगले घर है ट्राइब्स का, अब उसका जंगले में घुसने मना कर दे रहे हो। कहता था कि आपको अपना जानवर नहीं चराना है इस जंगल में, जलावन के लिए लकड़ी नहीं ले जाना है, फल फूल नहीं चुनना है। इतना सब रोक लगाया, आदिवासी सब डरा गया कि ये सब जो है हमारे अपने नेचुरल घर में घुसने नहीं दे रहा है। कहीं हमारे जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल राइट्स हैं, इसको भी खत्म मत कर दे, बंद मत कर दे। इसीलिए वो लोग अंग्रेजों से भिड़ गया और गोरिल्ला युद्ध किया। इसके अलावे जानते हैं, आदिवासी सेना ये लोग ना जबरदस्ती बेगारी करके कहता सड़क बनाओ हमरा खातिर, पैसों नहीं दिया, जबरदस्ती झोंक दिया कि सड़क बनाओ कि हमार गाड़ी घोड़ा जाएगा, जंगल से लकड़ी काट के महंगा महंगा लकड़ी, पुष्पा फिल्म जैसा, हाँ चंदन के लकड़ी काट के हम बेचेंगे ना, तुहनी बेगारी कर। मैंने बताइए। तो वही आदिवासी में से एगो थे, उनका नाम था जानते हैं क्या, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लू अर्जुन नहीं रे, अल्लूरी सीताराम राजू। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था जी, समझ गए। उनका दावा था, वो कहते थे सीताराम राजू ना कि हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मतलब हम किसी को कोई भी बीमारी हो हम ठीक कर देंगे, समझ गए। ग्रह नक्षत्र का एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं, ये कहते थे, है ना।
यहां तक बोले कि हम ऐसा गोली, ऐसा दवाई दे देंगे ना इंसान को कि उसको गोली तक नहीं छू पाएगा, माने गोली से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ गए? अब महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, समझ गए? महात्मा गांधी का हमेशा गुणगान करते थे और महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? सीताराम राजू। समझ गए? उन्होंने लोगों को खादी पहनने का सलाह दिया और शराब न पीने का सलाह दिया, लेकिन गांधी जी के विचारधारा से थोड़ा सा इनका विचारधारा अलग था। सीताराम जी का इनका कहना था कि देखिए, हम आजादी अहिंसा के बल पे तो नहीं ले सकते हैं, अगर हमको अंग्रेजों से आजादी चाहिए तो बल के आधार पे ही ले पाएंगे, माने मारिए पीट के वो लोग को ले पाएंगे। समझ गए? अब पूरा तीर धनुष चलाते थे वो, हाँ आदिवासी थे ना। जो बुडेन के विद्रोही थे, इन्होंने पुलिस थाना पे क्या कर दिया? हमला कर दिया, है ना। ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, है ना। और स्वराज के प्राप्ति के लिए, समझ गए ना, फ्रीडम के लिए इन्होंने गुरिल्ला युद्ध जो है शुरू किया और कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहे, है ना। लेकिन बाद में सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और 1924 में इनको क्या कर दिया गया? हैंग टिल डेथ, फांसी पे क्या कर दिया गया जी? लटका दिया गया सीताराम राजू को। कब? 1924 में। लेकिन तब तक सीताराम राजू जो है अपने लोगों के बीच हीरो तो बन ही चुके थे। अब हम लोग समझेंगे बारदोली मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना। देखिए 1928 में गुजरात में एक जगह है बारदोली, ठीक है। इस बारदोली गांव में, यह तालुका था, ही कई गांव का समूह, उसको तालुका कहा जाता था। यहां पे अंग्रेज सब टैक्स बढ़ा दिया, किसान सब कहा कि भैया इतना टैक्स तो हम ना देंगे, मैंने 22% टैक्स अचानक से बढ़ा दिया था, 22% लगभग टैक्स जब बढ़ा दिया। अरे भाई, किसान का जो इनकम है वो लिमिटेड है, अचानक से टैक्स बढ़ा दिया ना, किसान सब जो आंदोलन पे उतर गए। और इन आंदोलन का नेतृत्व क्या कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कि बारदोली मूवमेंट का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल साफ कहे ना कि अंग्रेजों को ना टैक्स देवे मत करो। इतना सफल रहा आंदोलन ना कि लास्ट में ना अंग्रेजों को ना टैक्स जो है कम करना ही पड़ गया। महिला, बच्चा सब इस आंदोलन में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व इतना ज्यादा तगड़ा था कि सफल तो करा दिया मूवमेंट। इससे खुश हो गई सब वहां की महिलाएं बारदोली की, और बारदोली की महिलाएं खुश होके इनको सरदार का उपाधि दी हैं। पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल खाली था, बाद में इनको हम सरदार का उपाधि कौन दिया? द फीमेल्स ऑफ बारदोली। समझ गए? बारदोली की महिलाएं ही उनको क्या दी? उपाधि दी सरदार का। तब से उनको जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो सवाल क्या पूछ सकता है आप लोगों से कि बारदोली मूवमेंट कब हुआ? तो 1928 में के था, तो पटेल साहब थे, है ना। इनको सरदार का उपाधि मिला। क्या मिला? कौन दिया? तो महिलाएं भी कहा कि बारदोली की, क्योंकि बारदोली मूवमेंट सफल हो गया था। यहां तक समझ गया ना। अब हम लोग को पढ़ना है स्वराज इन द प्लांटेशन, मतलब कि बगानों में स्वराज। देखिए बगान समझते हैं आप लोग? बगान का मतलब होता है कि जमीन का वह बहुत बड़ा हिस्सा जिसपे सिर्फ एक ही तरह का पेड़ पौधा लगा हो। जैसे चाय का बगान देखे होंगे, कोई के मन है तो पूरा जो है 10 बीघा में एकदम पूरा आमे रोपवा दे, कोई पूरा का पूरा केला रोपवा दे, लीची रोपवा दे, कॉफी रोपवा दे, इसी को बगान कहा जाता था, है ना। तो जब बगान में काम करने वाले जो मजदूर थे, जब उन्होंने सुना कि गांधी जी एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं और हम लोगों को जो है स्वराज प्राप्त हो जाएगा, तो इन मजदूरों को भी लगा कि हमें स्वराज तो मिल जाएगा। और इन्होंने स्वराज का कुछ और अलग मतलब निकाला। जैसे आप लोग को हम बताए थे ना शुरू में, स्वराज का सब अलग अलग मतलब निकाला है। अलग अलग मतलब निकालने का, किसानों को लगता था कि हम लोगों को जमीन मिल जाएगा जब स्वराज हम लोग को मिल जाएगा। तो आदिवासियों को लगता था कि जब स्वराज हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग जंगल में इसी आजादी से रह सकेंगे, क्योंकि जितना उनकी जरूरत था वो अपने ही हिसाब के अनुसार सोचते थे स्वराज का मतलब। बगान वाले अपना स्वराज का मतलब क्या समझते थे? बगान वालों को लगता था कि जब स्वराज हमें मिल जाएगा तो हम बगान छोड़ करके आजादी से इधर उधर घूम सकते हैं, बगान से बाहर जा सकते हैं और अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं।
वो ऐसा क्यों सोचते थे, तो हम आपको बता दें कि 1859 में अंग्रेज सब ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया था। इसके तहत जो मजदूर को वो लोग बगान में ले आता था काम कराने के लिए, उन लोगों को बगान से बाहर जाने का अनुमति नहीं था। और कभी बहुत जरूरी भी हुआ ना तो अंग्रेज सब बहुत कभी कभार बाहर जाने का अनुमति दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं। तो मजदूरों को लगता था ना कि स्वराज मिल जाएगा ना तो हम लोग जो है बागान से बाहर जा सकेंगे, अपने परिवारों से मिल सकेंगे, ये उनका कहना था। सबको लगता था कि अब गांधी युग आ रहा है, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। समझ गए? जब ये चीज था मजदूरों को लगा ना तो मजदूर जो है ना अपना बगान मालिक का ना अवहेलना करने लगा, मतलब कि बगान मालिकों से जबरदस्ती करके वहां से भाग गए। समझ गए? माने कि बगान मालिक को समझ लीजिए एक तरह से कि बुरा भला कह के निकल गए, आंदोलन में कूद गए। समझ गए? कहीं जगह पे मजदूर बगान मालिक को मार करके भी निकल गए। समझ गए? मतलब लतिया उतिया क्या होगा, गोली बंदूक से, माने कि झपड़िया उपड़िया के निकल गया होगा। तो मजदूरों को लगता था कि अब जो है, ध्यान से सुनिए, तो मजदूरों को लगता था कि अब जो है सबको जमीन मिल जाएगा, कहे कि गांधी राज आ रहा है ना, सबके पास जमीन होगा तो हम लोग अपना गांव में खेती करेंगे, कहे ला कि जब मजदूर जिसन बगान में खटेंगे, है ना। लेकिन बेचारा सब जब जा रहा था तो बीच रास्ते में ही ये लोग फंस गया। कैसे फंस गया? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो क्या लगता है अंग्रेजों द्वारा चलाया गया रेलगाड़ी अब बस ट्रक चल रहा होगा, कोई यूज नहीं कर रहा था। बेचारा ये सब कोरोना वायरस जैसा फंस गया, जैसे कैसे कोरोना वायरस के समय जो जहां था वहीं फंस गया। ये लोग बेचारा फंस गया और जितना बगान का सब अमीर अमीर मालिक था सब पुलिस के पास कंप्लेन उम्प्लेन कर दिया। ये सब बीचे में बेचारा मजदूर सब धरा गया। ये लोग को दम भर मारा, दम भर पीटा है मजदूरवन को अंग्रेजवन सब पुलिस वाला। काहे खातिर? तू हमरा मार के भागा। समझ गए? हाँ जी, अरे मलिकवन के मार के भागा ना जी। तो जितना भी मजदूर सब बगान मजदूर भागा, वो लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, बीच रास्ते में फंस गया। बीच रास्ते में पुलिस उनको पकड़ के बहुत ज्यादा पिटाई की। तो इस चैप्टर में आप लोगों को तो इतना समझ में आया कि अलग अलग तरह के लोग अपने हिसाब से स्वराज का मतलब निकाल रहे थे, है ना। सब लोग गांधी जी का नारा लगा रहे थे, जितने भी आदिवासी थे वो लोग भी खूब एकदम गांधी जी का नारा लगाएं, भारत माता की जय का नारा लगाएं। समझ गए? सब लोग गांधी जी का नाम लेकर के इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काम कर रहे थे। समझ गए? कुछ हद तक नॉन कोऑपरेशन देखा जाए तो सफल भी हुआ और आगे सफल हो जाता, लेकिन बीच में एक ठो कांड हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे खत्म हो गया तो जानते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, 1920 से शुरू हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है भीड़ जो है ना, भीड़ समझ रहे हैं, क्राउड, लोगों का भीड़ 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर, कहां है तो गोरखपुर यूपी में, यूपी के गोरखपुर में एगो थाना था, है ना। कहां पे? तो वहीं पे वो जगह था चौरी चौरा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चौरी चौरा इंसिडेंट। तो 4 फरवरी 1922 को भीड़ ने, पूरा खिसियाई भीड़ था, और एगो थाना पे हमला कर दिया। हमला किया ना तो बेचारा दरोगा सिपाही बचे खातिर क्या किया ना कि अपना आपे के जेलवा में बंद कर लिया कि आओ मार, ताला तो बंद कर लिया, बोला कि रुक, पूरा थानवे में आग लगा दिया सब। समझ गए? एगो दरोगा और 22, एक दरोगा और 21 पुलिस वाले, मतलब टोटल कितने? 22 पुलिस वाले मारे गए। समझ गए? ये बात जब लोगों को पता चली और गांधी जी को पता चली, वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन हम चलाएंगे नॉन वायलेंस के तर्ज पे, है ना। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा घटना हो गया जिसमें एगो दरोगा और 21 गो कांस्टेबल या पुलिस वाला मर गया, मतलब टोटल 22 गो पुलिस वाले मर गए। अंग्रेज सभी चढ़ गया, कहा गांधी जी नॉन वायलेंस कहाँ गया आपका? लास्ट में जो है बाबू 1922 मतलब 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी जो है वापस ले लिए और गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके उनको 6 साल का सजा हुआ। लेकिन पूरा 6 साल गांधी जी जेल में नहीं रहे, कुछ इनका
तबीयत बिगड़ गया तो हेल्थ रिलेटेड कुछ इनको मिला छूट और इनको जो है 1924 में जेल से छोड़ दिया गया, है ना। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पूरा पढ़े हैं, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया, है ना। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, और क्या।